नमस्कार साथियों, जीके बाई आरएस प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार के 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इस अवसर पर बेरोजगारों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी आई है। रीट 2020 की एग्जाम तिथि घोषित कर दी गई है। रीट का एग्जाम 25 अप्रैल 2021 रविवार को होगा और फॉर्म भरना 25 दिसंबर 2020 से शुरू करने की बात कही गई है। इसके लिए जो फर्स्ट लेवल है उसका एग्जाम शाम की पारी में होता है और सेकंड लेवल का एग्जाम सुबह की पारी में होता है। तो वो तो वक्त ही बताएगा कि आगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर क्या घोषणा करता है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर इसकी नोडल एजेंसी बनाई गई है। परीक्षा के घंटे 2.5 घंटे का एग्जाम होता है, जिसमें 150 मिनट मिलती है और प्रश्न भी 150 ही होते हैं। दोनों लेवल में ही कुल 150 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है, तो कुल मिलाकर पूर्णांक भी 150 ही होते हैं। रीट के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। न्यूनतम उत्तीर्णांक पिछली रीट भर्तियों में 60% रखा गया था, यानी 90 अंक लाने पड़ते थे, लेकिन इस बार अभी 2 दिन पहले ही गहलोत सरकार ने घोषणा करी है कि इसमें कुछ छूट दी जाएगी। जैसे जनरल को कोई छूट नहीं है, 60% अंक लाने होंगे, यानी 150 में से 90 अंक लाने होंगे। SC, ST, OBC, MBC, EWS को 55% अंक लाने हैं, यानी 82.5 अंक लाने हैं। तो 82.5 इसमें होगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इसलिए 83 अंक लाने होंगे। ST जो TSP में आते हैं, जो TSP वाले जिले हैं, वहां पर 36% अंक लाने होंगे, यानी 150 में से 54 अंक लाने वाला भी पास घोषित होगा, उसे प्रमाण पत्र मिलेगा। विधवा, परित्यक्ता और पूर्व सैनिक जो है उन्हें 50% यानी 150 में से 75 अंक लाने होंगे। जो दिव्यांग जन हैं उन्हें 40% अंक लाने होंगे, यानी कि 60 अंक लाने होंगे 150 में से। शहरिया जनजाति को 36% अंक लाने होंगे, यानी 54 अंक लाने होंगे 150 में से। शहरिया जनजाति इधर 12 में जिले में पाई जाती है, वहां के अभ्यर्थियों के लिए है। तो आगे हम देखते हैं कि ये इस बार थोड़ी छूट दी गई है और इनको 3 वर्ष के लिए प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उस रीट के प्रमाण पत्र की वैधता 3 वर्ष तक होगी और उसके बीच में फिर भर्ती आएगी, तो आप उस प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं रीट फर्स्ट लेवल से जुड़े हुए सिलेबस की। तो इसमें यह सिलेबस 5 अंकों में विभाजित होता है। प्रत्येक अंक के 30 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है, यानी कुल मिलाकर 30 अंक का एक पार्ट होता है और कुल 150 अंक के प्रश्न बनते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले बाल विकास, जिसे कि मनोविज्ञान भी कहते हैं, उसके 30 प्रश्न आएंगे, 30 अंकों के होंगे। नंबर 2 भाषा फर्स्ट, इसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, गुजराती, पंजाबी, संस्कृत, इनमें से कोई एक भाषा चुनी जाती है, उसके भी 30 प्रश्न होते हैं, 30 अंकों के प्रश्न आते हैं। इसी प्रकार भाषा सेकंड, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, गुजराती, पंजाबी, यहां भी 30 प्रश्न होते हैं, 30 अंक के होते हैं। इसी प्रकार चौथा पार्ट गणित का आता है फर्स्ट लेवल में और इसके भी 30 प्रश्न होते हैं, 30 अंक के रहते हैं। और 5वां पार्ट पर्यावरण अध्ययन का आता है, जिसमें 30 प्रश्न होते हैं, 30 अंक के ही होते हैं। जैसा कि मैं भी फर्स्ट लेवल का ही एग्जाम देकर 3rd ग्रेड टीचर बना हूं, तो मैंने भी इसी में परीक्षा दी थी। तो इसमें मैंने देखा कि निम्न बुक्स मेरे द्वारा पढ़ी गई और इनके अलावा भी आपको अपने हिसाब से जो आपको सरल लगे और जो आपको आसान लगे वो भी आपको पढ़नी है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको कम से कम ये बुक्स तो अब तक कम से कम 3 बार इसका रिवीजन आपको करना है। जैसे कि मनोविज्ञान के लिए सुप्रिया गौड़ और वंदना जादौन, इन दोनों में से एक बुक आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़नी है। तो इससे पहले मैं बात करूं गाइड की, तो एक गाइड आपको कोई न कोई सी जरूर पढ़नी है, लेकिन रीट के लिए सबसे बढ़िया लक्ष्य की गाइड बताई गई है। मैंने भी लक्ष्य की गाइड पढ़ी थी, इसे कम से कम 3 बार आपको पढ़नी है।
आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान में बात करें तो सुप्रिया गौड़ मैंने पढ़ी थी, आप वंदना जादव या सुप्रिया गौड़ में से एक गाइड पढ़ें। मनोविज्ञान के लिए पीडी पाठक की भी एक ऑथेंटिक बुक आती है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, उससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। शिक्षण विधियां मंगल्स की बहुत अच्छी मानी जाती है, मंगल्स की शिक्षण विधियां पढ़ें। और अगर आपने और भी कोई गाइड ला रखी है शिक्षण विधियों के लिए, वो भी बेस्ट है। आगे हिंदी की बात करें तो 9 से 12 में जो एनसीईआरटी की व्याकरण चलती है, जो बड़ी साइज की बुक आती है, जो पहले चलती थी, वो आपको कहीं से भी इधर उधर से करके और उसे कम से कम 2 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है। पिछली बार की रीट भर्ती में देखा गया था कि हिंदी में हूबहू यहां से प्रश्न उठाए गए थे। आगे हम देखें और देखो, मैं इसमें थोड़ा और क्लियर कर दूं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर इसका नोडल एजेंसी है, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपने बुक्स में से ही क्वेश्चन उठाता है, अधिकांश यही देखा गया है। इसलिए आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों का भी सहारा लेकर के चलें। आगे हिंदी में बात करें तो राघव प्रकाश या सुमन लता मैडम की भी एक गाइड आती है, तो आप उसे भी एक बार कम से कम देखें, क्योंकि ये 9 से 12 जो एनसीईआरटी व्याकरण है, इसमें उदाहरणों की बहुत कमी है, तो उदाहरणों की पूर्ति आपकी राघव प्रकाश बुक कर देगी। इसी प्रकार संस्कृत की बात करें तो संस्कृत मैंने सिखवाल गाइड से पढ़ी थी, आप भी संस्कृत लिए कोई एक गाइड लें। और वैसे तो इसके व्याकरण हिंदी से जुड़ी हुई मानी जाती है, लेकिन आप थोड़ा अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सहायता मिलेगी। और देखो, जो लोग सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत की जगह इंग्लिश लेते हैं, दोनों में से एक लेनी है। और ये ध्यान दें, पहली भाषा और दूसरी भाषा दोनों अलग अलग होनी चाहिए। तो जो इंग्लिश वाले लोग होते हैं वो बीके रस्तोगी की बुक पढ़ सकते हैं। इंग्लिश के बारे में मुझे इतना ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि मैंने संस्कृत से सेकंड लैंग्वेज ली थी और संस्कृत से एग्जाम दिया था। गणित की बात करें तो गणित में रामनिवास मथुरिया बहुत ही अच्छी बुक आती है, रीट फर्स्ट लेवल के नाम से भी इनकी बुक निकाली हुई है। या फिर आप एक मोटी गाइड आती है रामनिवास मथुरिया, उसमें से भी सवालों का हल कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी बुक है। प्रैक्टिस मांगती है गणित, इसमें 20 प्रश्न तो सवाल आते हैं और 10 की शिक्षण विधियां आती है। इसी प्रकार पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण में लक्ष्य गाइड को तो आपको कम से कम 3 बार कोर्स करना है। यहीं से कई बार बहुत सारे प्रश्न पिछली रीट में पूछे गए हैं, क्योंकि मैंने रीट 2015 का भी पेपर दिया है, रीट 2018 वाला पेपर दिया है, तो दोनों ही पेपर का मैं जो अनुभव है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो लक्ष्य गाइड में से पर्यावरण में से बहुत प्रश्न उठे हैं पर्यावरण के अंदर, इसलिए आप लक्ष्य को पढ़ के जाएं। और इसके अलावा भी आप एक गाइड और कोई पढ़ सकते हैं, लेकिन लक्ष्य ही पर्याप्त है पर्यावरण अध्ययन के लिए। नोट्स की बात करें तो आपको इधर उधर से या नेट से इंटरनेट से नोट्स जरूर थोड़े से देखने हैं, निकालने, या आपके दोस्त से मिल जाएं, या सीसी का जो पैटर्न है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एनसीएफ 2005 के बारे में भी पूछे जाते हैं। आरटी एक्ट 2009 जो लगा था उसे 2010 में और 11 में लागू किया गया, तो इसमें से भी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। अभी हाल ही में नई शिक्षा नीति 2019 आई है, यहां पे भी क्वेश्चन बनते हैं, बन सकते हैं। देखो, क्योंकि आगे और जो मैं अब तक जो बता रहा हूं ये पिछली 2 बार की रीट के बारे में बता रहा हूं, आगे इसमें अगर और भी कोई चेंजेस होगा तो मैं उसका भी नया वीडियो बना दूंगा। मापन और मूल्यांकन में से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। आकलन, मापन और मूल्यांकन एक टॉपिक है, ये शिक्षण विधियों में जुड़ता है। तो ये कम से कम आपको ये तो लेकर ही चलना है फर्स्ट लेवल के लिए, रीट के लिए। लेकिन आप इनके अलावा भी आपको जो आसान लगे, सरल लगे, और अगर आपने कोचिंग की है या आपने कोचिंग भी नहीं भी की है तो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और आपको जो इजी लगती है वो बुक्स आप देखें। कोई जरूरी नहीं है कि मैंने बताई वो बुक्स ही आप देखें, लेकिन कम से कम ये किताबें आपको अगर पढ़ लें तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। इन किताबों को तो कम से कम पढ़ के जाना है। मैंने यही किताबें पढ़ करके रीट 2015 में 150 में से 114 अंक प्राप्त किए थे और रीट 2018 में 112 अंक प्राप्त किए थे। तो इसके अलावा जो मेरे और भी कई साथी हैं, आपके आसपास भी कहीं पढ़ने वाले, रीट का एग्जाम दे अनुभव वाले लोग हों, तो उनसे भी आप सलाह लेते रहें और अपने तैयारी को जोर शोर से शुरू कर दें, क्योंकि फिक्स 4 महीने बचे हैं। 25 अप्रैल काउंटडाउन शुरू हो चुका है, घोषित हो चुकी है, और जल्दी ही इसके फॉर्म भी भरे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार साथियों।